लगाएंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ अगर मैं ट्रिक लगाता हूँ तो ट्रिक के हिसाब से तो स्टेटमेंट क्या है, ओनली आ गया है और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेटली हेल्ड यूनिकॉर्न हो, तो इसका आंसर जो है टू ओनली होना चाहिए। बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, पर इसका आंसर नीदर होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट भी गलत और दूसरा भी गलत, पर इसका आंसर जो है एक्चुअल में आंसर जो है वो बी ओनली है और टू ओनली है। इसका मतलब ओनली वाले सवाल भी अब यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है कि आप सिर्फ ये सोच के नहीं लगा सकते कि ये वर्ड आ गया है तो ये तो गलत ही होगा, है ना। उसके बाद अब इश्यूज ये हो जाता है कि ऐसी चीज़ों के अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर आपके मन में डाउट क्रिएट हो जाएगा। कुछ ओनली और कुछ ऑल वाले ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेंगे कि यार ये वाला तो क्वेश्चन मेरा ओनली से करूँगा तो हो सकता है सही हो जाए, और ऑल से करूँगा हो सकता है ऑल वाला गलत हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि तुमने सोचा कि ऑल वाला तो गलत मान के किया और वो राइट हो जाए, और ओनली वाला तुमने सही मान के किया वो रॉन्ग हो जाए। तो ऐसे में तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा कट सकते हैं, है ना। तो एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, तो तुम्हें पता नहीं है अब कौन सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही है, कौन सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो ये ट्रिक जो है आपके मन में डाउट क्रिएट कर देती है। यूपीएससी एक तरीके से डाउट क्रिएट कर दिया है कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप ट्रिक लगाना तो नहीं छोड़ सकते, है ना। आप सारे क्वेश्चन का नॉलेज नहीं होता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको करना, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, नहीं तो आप वैसे ही बाहर हो जाते हैं। तो ट्रिक लगाना तो ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें ऑप्शन हैं, या तो आपको नॉलेज होगा ना, पॉलिटी के क्वेश्चंस में ऐसे बहुत ऑनली के ऑप्शंस आते हैं, आपको पता होता है तो आप सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस को लगा देते हो। लेकिन आपको नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है ना। आप हर क्वेश्चन का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। तो आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चनों को एज्यूम करके कि ये गलत हैं। सारे क्वेश्चन को ये मान के कर सकते हैं कि एज्यूम करके कि जितने स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। तो 2022 में अगर आप सारे क्वेश्चनों को ये मान के सोचते कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत है और आप लगाते, तो भी आपके 2022 के हिसाब से एटलीस्ट 8+ मार्क्स ऐड होते अगर सारे अटेम्प्ट करते, क्योंकि कुछ सही हैं उसमें, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सही हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट के बाद भी जो गलत हो रहे हैं 2022 में। लेकिन 23 की बात की जाए तो 23 में ऐसे क्वेश्चनों की संख्या जो है गलत होने की संख्या बढ़ गई है ना। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या गलत होने की बढ़ गई है, जैसे कि ऑल बैंक लोन्स वाला जो क्वेश्चन था, ऑल बैंक लोन्स कैन क्वालिफाई, है ना, ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई कैन क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये स्टेटमेंट सही था। यहाँ ऑल था, लोगों ने एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटाया और डी मार्क किया, लेकिन आंसर बी ओनली था, ये स्टेटमेंट सही था। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड था एक्सप्रेसली, है ना, एक एक्सप्रेसली वर्ड आया था प्रिजन एक्ट 1894 के अंदर, उसमें लिखा था एक्सप्रेसली जो है स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट करता है। ठीक है, उसमें वो वाला क्वेश्चन भी एक्सप्रेसली था, तो बहुत लोगों ने सोचा कि एक्सप्रेसली कैसे हो सकता है, पर मैक्सिमम कोचिंग वालों ने उसका आंसर वो सही दिया हुआ है। तो अभी आंसर की आए नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ने दिया है, इसलिए हम ये मान रहे हैं कि ऐसा है। तो इस तरीके से इस बार ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो ऑब्वियस थे, लेकिन वो ऑब्वियस उसका आंसर ऑब्वियस नहीं था, है ना। जैसे कि चाइना इरिगेशन और इंडिया इरिगेशन एरिया। तो आप अब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना, आपके दिमाग में डाउट क्रिएट कर दिया गया है। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि अगर हम सारे अगर गलत मान के करते हैं तब भी हम पॉजिटिव में ही हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। और थर्ड अप्रोच हो गई हमारी कि हम क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन अगर आपको 50% पता है तो आपको क्वेश्चन करना ही है। अगर आपको 50% किया है, सॉल्व एलिमिनेट कर लिया है, तो आप 50% अगर पता है तो आप करिए। और अगर 33% है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप 33% में, है ना, आपको बहुत मन करेगा कि 2 नंबर मिल जाएंगे, एड्रेनलिन रश होगा कि मिल जाएंगे और गलत होगा तो 0.6 ही जाएंगे, लेकिन आप ऐसा मत करिए, क्योंकि वो 0.66 होते होते बहुत गलत हो जाते हैं। और फिर बाद में जब सोचते हैं कि यार चार क्वेश्चन नहीं करते शायद, या 2 नंबर से रह जाता है, 1 नंबर से रह जाता है कितने बच्चों का, तो उनको फिर ये रिग्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद
अगली चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रिक्स हैं, अब बेसिकली इसको यूपीएससी लगातार चैलेंज कर रहा है। तो और ये मतलब ट्रिक्स आपकी टेम्परेरी है, कभी लग सकती है कभी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी इस पे मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन हो गए जो एब्सोल्यूट नॉलेज पे आ रहे हैं, है ना। अब आपको ऐसा क्वेश्चन इस बार का जो पेपर था ना, जो बहुत डरावना सा पेपर था, जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा पेपर था, है ना, आपको सिचुएशन में ला के रख दिया था कि या तो आपको पता हो तो आप सही कर सकते हो, या तो आपके तुक्के लग जाएं तो आपको बनेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था इस बार का, और बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, पर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। वी डो नॉट हैव ऑप्शन कि अब यूपीएससी के सामने जाके बोले तुमने ऐसे कैसे बना दिया। तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जो कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही है पिछले 10 साल में, वो चीज़ है ना। तो मैंने यहाँ पर बना के भी दिखा है कि ट्रिक्स आर टेम्पररी बट पीवाईक्यूज आर परमानेंट। इसका मतलब कैटेगोरिकली अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें सिर्फ पीवाईक्यू पास करा सकते हैं, और पीवाईक्यू कैसे पास करा सकते हैं हम इस पर भी डिस्कस करते हैं। पीवाईक्यू ही पास करा सकते हैं तो कैसे, वो उस बारे में हम आएंगे। लेकिन पीवाईक्यू आपको 50 पेपर सॉल्व कर लीजिए आप टेस्ट सीरीज के, आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप पीवाईक्यू 10 साल के 20 साल के सॉल्व करके जाइए, आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्यों रिपीट होते हैं? क्योंकि आपका टॉपिक स्टैटिक है ना। पॉलिटी आपका स्टैटिक है, हिस्ट्री आपका स्टैटिक है, हिस्ट्री तो आपकी बदल नहीं रही है। करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए, अभी आप सिर्फ इतने पोर्शन पे फोकस करिए जो आपके 40-50 क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक पोर्शन के आते हैं। सपोज 50 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के आते हैं, और वही सिलेबस आपको हर बार पढ़ना है, और वहीं से क्वेश्चन हर बार आने हैं। तो वही चीज़ें आपको यूपीएससी हर बार पूछने वाला है, तो वो सिर्फ चीज़ें बदल बदल के पूछता है ना। मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सिमिलर क्वेश्चन का पहला एग्जांपल रहेगा कि सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये देखेंगे जो स्लाइड है इसमें, ऑन द प्लैनेट अर्थ most of the fresh water exists as a ice cap and glacier. Out of the remaining fresh water, the largest proportion, ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 में आया था, ठीक है। इसका आंसर है एग्जिस्ट एज अ ग्राउंड वाटर, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज पता है तो आपको पता रहेगा कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ में, ठीक है, फ्रेश वाटर कहाँ में, तो हमारा सबसे ज़्यादा ओशन में होता है पानी, उसके बाद 97%, उसके बाद फ्रेश वाटर आपका होता है आइस कैप और ग्लेशियर्स में, उसके बाद आता है वाटर, उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ग्राउंड वाटर थीम है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर पे सवाल आ रहे हैं। ग्राउंड वाटर पे सवाल आना, है ना, लाजमी भी है। ग्राउंड वाटर स्ट्रेस, है ना, वाटर स्ट्रेस ये बहुत बड़ा इशू है जो चल रहा है ना करंट में, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग बोल रहे हैं आने वाला वर्ल्ड वॉर 3 पानी की वजह से होने वाला है। तो वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है ना, हमारे जीने का सहारा ही पानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा है। अब यही सेम क्वेश्चन 2021 में दोबारा आया था, लेकिन वर्डिंग चेंज है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड द लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ पोलर आइस एंड कैप्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आपको वाला नीचे वाला क्वेश्चन जो 2013 में आया था, अगर आपको पता होगा तो आपको सारी चीज़ों के प्रपोर्शंस पता होंगे, परसेंटेजेस पता होंगे, तो उससे आप ऊपर वाला सवाल कर सकते थे। सेम क्वेश्चन अलग भाषा में पूछा गया है, अलग लैंग्वेज में पूछा गया है, सम करके पूछ लिया गया है, आया एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है सिमिलर क्वेश्चन। पीवाईक्यू में आपको सिमिलरिटी मिलेगी, ठीक है ना। सिमिलरिटी में और देख लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पर मैंने नहीं डाला है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ सिमिलरिटी में। जैसे कि 2000 कोलेरू लेक के बारे में 2010 में आया है, 2014 में आया है, 2023 में आया है। इस बार वुलर लेक के बारे में 2010 में आया है, 2023 में आया है। तो समझिए कि आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं पूरे के पूरे, वही चीज़ें वही सवाल आ रहे हैं। समझ में आया है क्या? तो वही रिपीट वाले क्वेश्चन आपके, ठीक। तो ये हो गया, एक तो रिपीटेशन होता है। अगर आप रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आपको पता है कि आ रहे हैं इसी से, और इसी को हम पढ़ लें और श्योर कर लें, तो आपके स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। आप क्लोज कट ऑफ के क्लोज जाते जाएंगे। हमें क्वेश्चन बेस्ड, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन तैयार करने हैं, हमें कैसे क्वेश्चन 60 सही करने हैं,
किसी भी तरीके से, और उसके बाद 15, 20, 25 कितने भी गलत हो जाएं, 30 तक कितने भी गलत हो जाएं, आप कोई भी कैटेगरी में हो आप 100+ में लेके आते हो। ठीक है, तो हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट है, 60 क्वेश्चन सही करने का। तो हम कैसे उस काउंट करना है कि ये पोर्शन के इतने इतने मेरे को फिक्स करने हैं। ठीक, नेक्स्ट है PYQ से आपको थीम का पता चलता है, थीम बेस्ड यूपीएससी की सोच का पता चलता है, वो सोचता क्या है ना। आपके थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये ग्राउंड वाटर थीम है, ठीक है, ग्राउंड वाटर थीम है और ग्राउंड वाटर के बारे में इतना आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो इसी थीम पे सवाल आते हैं। अगर आपको पता चल गया कि ग्राउंड वाटर पे सवाल आते हैं यार, इंपॉर्टेंट है, तो आप करंट अफेयर जब भी पढ़ोगे और ग्राउंड वाटर दिखाई देगा आर्टिकल पे, तो फटाफट उस पर नजर जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो ये आपको बताता है कि PYQ से आपको पता रहता है कि आपको ग्राउंड वाटर के बारे में इतना आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो इसी थीम पे सवाल आते हैं। अगर आपको पता चल गया कि ग्राउंड वाटर पे सवाल आते हैं यार, इंपॉर्टेंट है, तो आप करंट अफेयर जब भी पढ़ोगे और ग्राउंड वाटर दिखाई देगा आर्टिकल पे, तो फटाफट उस पर नजर जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो ये आपको बताता है कि PYQ से आपको पता रहता है कि आपको कौन सी चीज़ पकड़नी है प्रीलिम्स में आने के लिए, कौन सी चीज़ पकड़नी है मेंस में आने के लिए। PYQ आपको ये हेल्प करता है, आपको थीम डिसाइड करता है, और पूरी चीज़ थीम पे ही डिपेंडेंट है। अब ये देखो हिस्ट्री में विजयनगर हर साल, हर दूसरे साल दिखाई देता है। इस साल नहीं आया, अगले साल ज़रूर आएगा। ठीक है, इस साल नहीं आया, अगले साल ज़रूर आएगा, और अगले साल नहीं आया तो उसके अगले साल ज़रूर आएगा। 2 साल के गैप में विजयनगर रिपीट होना ही है। अजंता एलोरा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फॉर्म में आ ही जाता है। हम्पी के बारे में हर साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये थीम है, इस थीम को पकड़ना है। MSP पे देख लीजिए आप, MSP हर दूसरे साल में MSP पे सवाल आता है, हर दूसरे या तीसरे साल में। इस साल भी आया, नाइजर के बारे में आया, ऑयल प्रोडक्शन से कनेक्ट करके आया। ठीक है, तो कनेक्ट होगा, लेकिन आपको पकड़ना है, आएगा वो मेजर थीम यही होगी, MSP थीम। अब आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे थीम वाइज चीज़ें, तो आप बहुत इजीली जो है इस एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को जो है फिक्स कर सकते हैं कि ये पोर्शन आएगा तो मैं इसमें तो श्योरली नंबर लेके आऊँगा। आप ये मान के चलिए, आप क्या गलत कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो सही करने वाले हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। जो गलत हो रहे हैं वो तो बाकी लोगों से भी हो रहे हैं, लेकिन आपको जो सब लोग सही कर रहे हैं, जो टॉपर सही कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड सही हो रहे हैं, वो आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम इसी थीम पे बात करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा कि कौन सी थीम है, कौन से टॉपिक हैं, और उनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आते हैं ये सवाल, है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगले वाले में आपको और इस बारे में बताऊंगा कि कैसे हम इनको पढ़ सकते हैं और कैसे हम अपने क्वेश्चन फिक्स करते चलते हैं। हमें क्वेश्चन फिक्स करना है, 60 सही करना है और 60 क्वेश्चन फिक्स करने का टारगेट है। बस इतना ही है। बाय द वे, मेरा नाम वरेण्य है और मैं UPSC एस्पिरेंट था। मैंने 4 मेंस लिखे हैं। अभी मैं PhD परस्यू कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं। जो भी इसमें इशू है आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफकोर्स आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर था, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, नेट क्वालिफाई किया, अभी मैं PhD कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।